नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट के पॉलिटी सेक्शन का थर्ड पार्ट, जो कि है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स आफ्टर 1857। हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कवर किया था, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स बिफोर 1857 को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने पहला और दूसरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको ईजिली समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स आफ्टर 1857। 1857 के बाद जितने भी एक्ट्स आए वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1857 के बाद जो सबसे पहला रूल आया था वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या हुआ था, कंपनी रूल ख़त्म हो चुका था और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुके थे। और दूसरा काम हुआ था, वायसराय का पोस्ट क्रिएट हुआ था, जिसमें पहला वायसराय रह चुके थे लॉर्ड कैनिंग। और तीसरा काम हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यूके कैबिनेट मेंबर बनाए गए थे। और इसका जो डायरेक्ट क्या हुआ था, इम्पोर्टेंस इसका क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा था इसका, कि डायरेक्ट क्राउन रूल और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बन चुके थे। तो ये थी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सेकेंड नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1861 में आया था। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल और प्रोविज़न में। इंडियंस को पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस बनाने का पावर दे दी गई थी इमरजेंसी में। और पोर्टफोलियो का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इसमें। हर मेंबर को अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज हुआ। इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इंडियंस की लॉ मेकिंग प्रोसेस में शुरुआती एंट्री हुई और लेजिस्लेटिव सिस्टम को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया गया था। तो ये थी हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तीसरे नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1892 में आया था। इसको हम लोग भी डिटेल में पढ़ते हैं। इस एक्ट का मेन एम था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन और इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया गया था। इंडियंस को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू काउंसिल में एंट्री दी गई थी। और यूनिवर्सिटीज़, म्यूनसिपाल्टीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थ्रू मेंबर्स का बजट पर डिस्कशन का राइट भी मिल चुका था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। मेंबर्स पब्लिक मैटर पर क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट्स को एक्सप्लेनेशन मांग नहीं सकते थे। यही प्रॉब्लम था। इसका जो इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इंडियंस को पहली बार फाइनेंशियल मैटर और पब्लिक इशू पर बोलने का मौका मिला, जो फ्यूचर डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबसे बड़ा हिस्सा बना था। तो ये थी हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1892 में आई थी। चौथा नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है इस एक्ट को। इस एक्ट का मेन एम था इंडियंस की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज और बढ़ाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कहा गया था मुस्लिम वोटर्स को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इंडियंस को पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला इंडियन बने थे जो कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर को बजट पर डिस्कस करने का अधिकार दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट दिया गया। रिजोल्यूशन पर्पस करने का लिमिटेड राइट दिया गया। इसका इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ा, इंडियंस की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा दी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट ने कमर्शियल पॉलिटिकल को जन्म दिया, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम बनी। तो ये थी हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। पाँचवा नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919 में आई थी। इस एक्ट का मेन फोकस था
ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस करना। डीआरसी सिस्टम को प्रोविजनली लेवल पर लागू किया गया था, जिसमें सब्जेक्ट्स का डिवीज़न हो गया था। रिजर्व सब्जेक्ट उसमें आते थे पुलिस, रेवेन्यू, जस्टिस, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल के कंट्रोल में थे। ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट भी इसमें थे, जिसमें आते थे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इंडियन मिनिस्टर के कंट्रोल में थे। सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया गया और बिकामेरल लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस हुआ था इस टाइम सेंटर में। और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल स्टेट को लिमिटेड वोटिंग राइट्स दे दी गई थी रेस्ट्रिक्शन फ्रेंचाइज के साथ। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडियंस को पहली बार गवर्नेंस की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, लेकिन डीआरसी सिस्टम को फोकस और अनसक्सेसफुल रहे इसमें। तो ये थी हमारी 5वें एक्ट जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919 में आए थे। छठा नंबर पर जो हमारा एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे 1935 में लाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्मर्स भी इसे कहा जाता है। ये एक्ट का साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद लाया गया था इसे। इस एक्ट का मेन फोकस था इंडिया में फेडरल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। इसका मेन फीचर्स क्या था, ऑल इंडियन फेडरेशन का प्रोविज़न। ब्रिटिश इंडिया प्रोविज़न प्रिंसली स्टेट, लेकिन फेडरेशन फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्रोविजनली एटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई, इसमें डीआरसी प्रोविजनली हटा दी गई थी। डीआरसी एट सेंटर का प्रोविज़न हुआ, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहले रोल था। उसके बाद था पब्लिक सर्विस कमिश्नर, सेंट्रल और प्रोविज़न एस्टेब्लिश में हुआ। सेपरेट इलेक्टोरल्स और एक्सपेंड किया गया था। इस एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा था। इस एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन भी माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कई फीचर्स इस एक्ट से लिए गए थे। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 में आई थी। अब हम लोग इस की फ़ीचर्स को भी देख लेते हैं। एक नज़र की फ़ीचर्स पर भी आप लोग देख लीजिए। इसे हमने बहुत मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी फ़ीचर में क्या लिखा हुआ है कि 1857 के बाद जितने भी एक्ट्स आए थे उसका क्या फ़ीचर्स था, इम्पोर्टेंस क्या था, वो सभी इस की समरी में हमने डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पर क्या है, ईयर्स, रिफॉर्मर्स, उसके बाद है मेन फीचर्स, फिर है इम्पोर्टेंस। तो चलिए इसको देखते हैं। 1858 में कौन सा आया था, रिफॉर्मर्स आया था। तो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इसका मेन फीचर्स क्या था, क्राउन और रूल वाइसराय करना, और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, डायरेक्ट ब्रिटिश के रूल में था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आया था, फिर 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका मेन फीचर्स क्या था, लिमिटेड इंडियन स्टेप्स और एडवाइजरी रोल था इसका इम्पोर्टेंस। तीसरे नंबर पे कौन सा आया था, वो था इंडियन काउंसिल एक्ट। कब आया था, 1892 में आया था। इसका काम क्या था, काउंसिल साइज और बजट राइट को अधिकार देना। और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो एक्सपेंड रिप्रेजेंटेशन करना। चौथे नंबर पर जो हमारा एक्ट आया था वो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1909 में आई थी। इसका काम क्या था, मेन फीचर सेपरेशन इलेक्टोरल और काउंसिल का बढ़ाना। और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था। पाँचवें नंबर पर जो हमारा एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919 में आया था। डीआरसी सिस्टम को प्रोविजनली ऑटोनॉमी करना इसका मेन फीचर्स था। और इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना। सबसे लास्ट जो हमारा था वो था छठे नंबर पर, क्या था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1935 में आई थी। इसका मेन फीचर्स क्या था, फेडरल सिस्टम और प्रोविजनली ऑटोनॉमी को रिसर्च करना। इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा था, तो बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे माना गया था। तो ये थी हमारी की फीचर्स। तो आज की वीडियो यहीं, थैंक यू।